खेड़ा नाम के एक गांव में गंगाराम नाम का एक व्यक्ति अपने दोनों बेटे राजेश और ब्रिजेश के साथ रहता था। राजेश पढ़ा लिखा व्यक्ति था, जबकि ब्रिजेश अनपढ़ था। अरे पिताजी, मैंने आपसे मना किया था ना कि आप कड़ी धूप में काम मत करना, अगर आप बीमार हो गए तो। लेकिन बेटा, आज हमें इस खेत के सारे कचरे को साफ करना है और कल हमें इस खेत में फसल भी तो बोनी है। वो सब ठीक है पिताजी, लेकिन आपको इस उम्र में अब ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। अब से आप घर पर ही रहेंगे और खेत का सारा काम मैं करूंगा। मेरे बेटे, अभी मैं इतना कमजोर भी नहीं हुआ जितना कि तू समझ रहा है। अब ये सब छोड़िए पिताजी, मैं आपके लिए खाना ले आया हूँ। आइए साथ में बैठकर खाना खाते हैं। और फिर गंगाराम और ब्रिजेश एक पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाने लगते हैं। बेटा, अगर तू भी तेरे बड़े भाई की तरह पढ़ाई करता तो तुझे मेरे साथ खेत पर काम न करना पड़ता। अब क्या करूं पिताजी, ये पढ़ाई मुझसे नहीं होती। मुझे पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेटा, तुझे तो पता ही है कि मेरा तुम दोनों के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए तुम दोनों को किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। मुझे पता है पिताजी कि आप हम दोनों भाइयों के लिए कितना कुछ करते हैं। आप बड़े भैया की पढ़ाई के लिए भी दूसरों से पैसे उधार मांगते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए भी यही सब करें। ब्रिजेश अच्छे से जानता था कि उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत होगी, इसलिए ही उसने पढ़ाई नहीं की। अरे पिताजी, आ गए आप? रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर राजेश गंगाराम के लिए पानी लेने चला जाता है। ये लीजिए पिताजी, पानी पी लीजिए। अरे भैया, आज तो आपकी परीक्षा थी ना, कैसा गया आपका पेपर? ब्रिजेश, पेपर तो मेरा बहुत अच्छा गया, अब सिर्फ मुझे रिजल्ट का इंतजार है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजेश मन लगाकर पढ़ाई किया करता था और गंगाराम और ब्रिजेश कड़ी धूप में खेतों में काम किया करते थे। अरे सुनिए पिताजी, एक खुशखबरी है। अरे क्या हुआ बेटा, तो इतना हाफ क्यों रहा है? और तेरे हाथ में ये अखबार कैसा? राजेश उस अखबार को गंगाराम को दिखाते हुए कहता है, पिताजी, मैंने 12वीं की परीक्षा पास कर ली है और मेरी फोटो अखबार में भी आई है, ये देखिए। अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी ही अच्छी खबर सुनाई तूने। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। वाह भैया, मान गए आपको। लेकिन पिताजी, आपको तो पता है हमारे गांव में केवल 12वीं तक ही स्कूल है और अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। लेकिन पिताजी, शहर में पढ़ने के लिए हमें ज्यादा पैसों की आवश्यकता होगी। बेटा राजेश, तुम पैसों की चिंता मत करो, उसका इंतजाम मैं कर लूंगा। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन पिताजी, भैया को शहर में पढ़ाने के लिए हमें पूरे 1 लाख रुपए की जरूरत होगी। आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? बेटा, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है पिताजी, अब मैं घर जा रहा हूँ, आप दोनों शाम को जल्दी घर लौट आना। इतना कहकर राजेश वहाँ से चला जाता है। मैंने राजेश से कह तो दिया मैं उसकी पढ़ाई के लिए पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा, लेकिन मुझे इतने सारे पैसे आखिर देगा कौन? शाम को ब्रिजेश और गंगाराम अपने घर पहुँच जाते हैं। पिताजी, आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं हम सभी के लिए खाना लगा देता हूँ। और फिर तीनों बाप बेटे हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अरे भैया, आप तो पढ़ाई करने के साथ साथ खाना भी अच्छा बना लेते हो। क्या सच में? लेकिन मुझे तो मेरे हाथ के खाने में कोई स्वाद ही नजर नहीं आता। अरे स्वाद कैसे नजर आएगा, तू सब्जी कम और रोटी ज्यादा खाता है ना। ऐसे ही वो तीनों बाप बेटे हंसी ठिठोली करते हुए खाना खाकर सो जाते हैं। अरे पिताजी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मैं अपने गांव के जमींदार के पास जा रहा हूँ। लेकिन क्यों पिताजी?
आपको उस अकड़ू जमींदार से आखिर क्या काम पड़ गया? बेटा तुझे तो पता ही है कि राजेश को शहर में पढ़ाने के लिए पूरे 1 लाख रुपए की जरूरत है। हो सकता है वो जमींदार हमें 1 लाख रुपए उधार दे दे, लेकिन पिताजी आप भली भांति जानते हैं कि वो जमींदार कितना अकड़ू और लालची है। मुझे तो नहीं लगता कि वो आपको 1 लाख रुपए देगा। लेकिन बेटा हमें कुछ तो करना ही होगा। तू ऊपर वाले पर विश्वास रख, वो जमींदार हमारी मदद जरूर करेगा। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, राजेश को कुछ मत बताना, वरना वो खामखा ही चिंता करेगा। इतना कहकर गंगाराम जमींदार के घर निकल जाता है। प्रणाम जमींदार साहब। अरे आओ आओ गंगाराम आओ, आज मेरी हवेली पर कैसे आना हुआ? जमींदार साहब, आपको तो पता ही है कि मेरा बेटा 12वीं कक्षा में अव्वल आया है और अब उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना है। हाँ तो उसको पढ़ने के लिए शहर भेजो, मैं तुम्हारे बेटे को शहर जाने के लिए रोक थोड़ी रहा हूँ। हाँ? लेकिन जमींदार साहब, मेरे बेटे को शहर में पढ़ाने के लिए अब मेरे पास पैसे नहीं है। क्या आप मुझे 1 लाख रुपए उधार दे सकते हैं? जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं आपको लौटा दूंगा। गंगाराम, 1 लाख रुपए बहुत ही बड़ी रकम होती है, तुम इतने सारे पैसे आखिर कैसे चुकाओगे? जमींदार साहब, मैं मरते दम तक काम करूंगा और आपकी पाई पाई चुका दूंगा। कृपया करके मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। जमींदार की नजर हमेशा से ही गंगाराम के खेत पर थी, क्योंकि गंगाराम के खेत की जमीन उपजाऊ थी और वो उसको हड़पना चाहता था। देखो गंगाराम, अगर तुम्हें 1 लाख रुपए चाहिए तो तुम्हें अपना खेत मेरे पास गिरवी रखना होगा और मैं तुम्हें 5 साल की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने 5 साल में 1 लाख रुपए नहीं चुकाए तो तुम्हारा वो खेत मेरा हो जाएगा। गंगाराम के पास अपने खेत को गिरवी रखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ठीक है जमींदार साहब, मैं अपना खेत आपके पास गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। और फिर वो जमींदार गंगाराम को पूरे 1 लाख रुपए दे देता है और गंगाराम पैसे लेकर अपने घर जाने लगता है। अब आएगा ना मजा, जब ये गंगाराम मेरे पैसे नहीं चुका पाएगा तो मैं इसका खेत हड़प लूंगा। आज तो मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। अरे ब्रिजेश, पिताजी कहाँ हैं? कहीं नजर नहीं आ रहे। भैया पिताजी कुछ काम से बाहर गए, कुछ देर बाद लौट आएंगे। ब्रिजेश ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ गंगाराम आ जाता है। अरे पिताजी, आप कहाँ गए थे और आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? राजेश की ये बात सुनकर गंगाराम उसको झूठ बोलते हुए कहता है। बेटा, मुझे एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए लेना था जो कि उसने मुझसे 3 साल पहले लिए थे। आज उसने मुझे वो पैसे वापस लौटा दिए। अब इन पैसों से तू शहर में आराम से पढ़ सकता है। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ पिताजी, अब मैं शहर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता हूँ। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। ठीक है पिताजी, अब मैं अपना सामान पैक कर लेता हूँ, मैं आज ही शहर जाऊंगा। इतना कहकर राजेश वहाँ से चला जाता है। मैं जानता हूँ पिताजी कि आपने भैया से पैसे के विषय में झूठ बोला, लेकिन पिताजी आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? और फिर गंगाराम ने ब्रिजेश को जमींदार के घर वाली सारी बात बताई। क्या पिताजी, आपने उस जमींदार के पास हमारा खेत गिरवी रख दिया? लेकिन बेटा, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं अपना खेत गिरवी नहीं रखता तो वो मुझे 1 लाख रुपए नहीं देता। खैर, ये सब छोड़िए पिताजी, अब जो हुआ सो हुआ। हमें अब भैया को शहर भेज देना चाहिए। अगले दिन राजेश अपना सारा सामान लेकर शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट आऊंगा और एक बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं तेरे आने का इंतजार करूंगा। भैया, आप वहाँ रहकर हमें भूल तो नहीं जाओगे ना? तू भी ना ब्रजेश, कैसी बातें करता है? भला अपनों को कोई भूलता है क्या? पिताजी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कहकर राजेश वहाँ से चला जाता है। आज तो बड़ी ही अच्छी नींद आई है मुझे, लेकिन रोज तो मुझे पिताजी जगाया करते थे, लेकिन आज तो वो खुद ही सो रहे। लगता है आज मुझे ही उनको जगाना होगा। पिताजी उठिए, आज आपको खेत पर नहीं चलना क्या? बेटा, आज तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा है, मेरे हाथ पैर बहुत तेज दर्द कर रहे हैं। ब्रिजेश गंगाराम के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है। अरे पिताजी, आपको तो बहुत ही तेज बुखार है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ।
ब्रिजेश दौड़कर वैद्य जी के पास जाता है और उस वैद्य को अपने घर पर ले आता है। वैद्य जी, देखिए ना मेरे पिताजी को कितना तेज बुखार है, आप कुछ कीजिए। देखो ब्रिजेश, तुम्हारे पिताजी को मामूली सा बुखार है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, इन दवाइयों को समय समय पर अपने पिताजी को खिला देना, कुछ दिनों बाद ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है वैद्य जी, मैं ये दवाइयाँ पिताजी को खिला दूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, तुम अपने पिताजी का ख्याल रखना। ऐसे ही 3 वर्ष बीत जाते हैं। फिर एक दिन अरे भैया, आप आ गए। पता है हम आपको कितना याद करते थे। अरे पिताजी देखिए, भैया शहर से लौट आए। अरे बेटा, तू आ गया। क्या तेरी पढ़ाई पूरी हो गई है? हाँ पिताजी, मेरी पढ़ाई अब पूरी हो चुकी है और मेरी एक अच्छी जगह नौकरी भी लग गई है। अब आप दोनों को खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई तूने। भैया, पिताजी अब ज्यादा चल फिर नहीं सकते, अब उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। हाँ छोटे, अब मैं आ गया हूँ ना, अब तुम दोनों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से घर की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। राजेश नौकरी करता और ब्रजेश घर रहकर गंगाराम की देखभाल करता। और फिर एक दिन मालिक, अरे ओ मालिक, अरे क्या हुआ मंगरू, क्यों इतना चिल्ला रहा है? मालिक, क्या आपको पता है वो गंगाराम का बेटा राजेश जो कि शहर में पढ़ने गया था, वो अब वापस लौट आया है। अरे तो इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? अरे मालिक, उस राजेश की सरकारी नौकरी लग गई है और वो भी पूरे 50,000 की। हाँ, क्या उस राजेश की सरकारी नौकरी लग गई? अरे ये तो गड़बड़ हो गई। लेकिन मालिक, इसमें गड़बड़ वाली क्या बात है? अरे मूर्ख, मैंने गंगाराम को 1 लाख रुपए उधार दिए थे और कहा था कि अगर वो मेरे 1 लाख रुपए नहीं चुका पाया तो मैं उसका वो खेत हड़प लूंगा। लेकिन मुझे उससे पैसे नहीं, उसका वो खेत चाहिए। तो फिर मालिक, अब आप क्या करेंगे? मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, वरना वो राजेश मुझे मेरे पैसे देकर मुझसे वो अपना खेत वापस ले लेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजेश किसी काम से बाजार जा रहा था कि तभी उसकी मुलाकात जमींदार से होती है। और राजेश, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जमींदार साहब, बस किसी काम से बाजार जा रहा हूँ। कहिए क्या काम है? मैंने सुना है तुम्हारी नौकरी लग गई है, अब तो घर की सारी जिम्मेदारी तुम ही उठाते होगे। हाँ जमींदार साहब, अब मैं ही अपना घर चलाता हूँ। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा छोटा भाई अब क्या करता है? जमींदार साहब, अब वो घर पर रहकर पिताजी की सेवा करता है और मैं नौकरी करता हूँ। अरे वही तो, जब से तुम नौकरी करने लगे हो तब से तुम्हारा छोटा भाई कोई काम ही नहीं करता है और तुम दिन भर काम करते हो और वो घर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मेरा मतलब, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारा फायदा उठा रहा है। तुम काम करते हो और वो घर बैठकर तुम्हारे पिताजी की सेवा करने का ढोंग करता है। हाँ। जमींदार की ये बात राजेश के कानों में गूंजने लगी और वो जमींदार की बातों में आ गया। तो जमींदार साहब, मैं अपने छोटे भाई का क्या करूं? तुम उससे कहो कि वो उसका खर्चा खुद उठाए, तभी उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। भाई, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे ऊपर घर का बोझ ज्यादा हो जाएगा, तो क्या फिर भी तुम उसको घर बैठाकर खिलाते रहोगे? हैं? आप ठीक कहते हैं जमींदार साहब, मैं आज ही ब्रिजेश से कहूंगा कि वो अपना खर्चा खुद उठाए। इतना कहकर राजेश वहाँ से चला जाता है। लगता है मुर्गी जाल में फंस गई। हाँ। अरे भैया, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे पिताजी के लिए दवाई लेकर आनी है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम खुद क्यों नहीं कमाते? अब क्या मैं तुम्हें जिंदगी भर घर पर बैठाकर खिलाता रहूंगा? ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आज आपको क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। अगर तुझे भी इस घर में रहना है तो तुझे भी कमाना होगा, वरना तुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, समझा? बेटा, ये तू क्या कह रहा है? आज तू इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? क्या मैंने तुझे इसीलिए ही पढ़ाया था? पिताजी, आपने मुझे पढ़ाकर मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। एक बच्चे को पढ़ाना हर माँ बाप का फर्ज होता है। भैया, पिताजी से ऐसे बात नहीं कर सकते। अब मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, समझा?
कुछ दिन बीत जाने के बाद गंगाराम की हालत और खराब हो जाती है और फिर एक दिन बेटा, लगता है मेरे जाने का वक्त आ चुका है। तुम दोनों हमेशा साथ रहना। ऐसा मत कहिए पिताजी, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता पिताजी। बेटा, एक ना एक दिन हर किसी को ये दुनिया छोड़कर जाना है। लगता है ऊपर वाला मुझे बुला रहा है। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। इतना कहकर गंगाराम की मृत्यु हो जाती है। फिर राजेश और ब्रजेश गंगाराम का अंतिम संस्कार करते हैं। भैया, ये सब आपके कारण ही हुआ है। अगर आप मुझे दवाई के लिए पैसे दे देते तो आज पिताजी हमें छोड़कर नहीं जाते। ये सब मेरी नहीं बल्कि तेरी गलती है। तूने पिताजी की ठीक से सेवा नहीं की, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इतना कहकर वो दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। अरे क्या हुआ भाई, तुम दोनों ऐसे लड़ काहे रहे हो? जमींदार साहब, आपने ठीक ही कहा था कि ये ब्रजेश एक नंबर का मक्कार है। काम कुछ करता नहीं है, बस दिन भर गप्पे लड़ाता रहता है। भाई ब्रजेश, राजेश एकदम ठीक कह रहा है। तुम्हें उस पर गुस्सा करने का कोई अधिकार नहीं है। ओह अच्छा, तो इस जमींदार ने ही भैया को भड़काया है ताकि हम दोनों अलग हो जाएं और ये हमारा खेत हड़प सके। मैं इस जमींदार को छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर ब्रजेश गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जमींदार साहब, मैं इस ब्रजेश से तंग आ गया। मुझे कैसे भी करके इसको अपने घर से निकालना होगा, लेकिन मैं क्या करूं? राजेश, इसका मेरे पास एक उपाय है। हमें इस ब्रजेश की हत्या करनी होगी, जिससे तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? मैं अपने भाई को नहीं मार सकता, ये सब मुझसे नहीं होगा। देखो राजेश, अगर तुम्हें सुकून की जिंदगी जीना है तो तुम्हें ब्रजेश की हत्या करनी ही होगी। अगर तुम कहो तो ब्रजेश को मारने में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। ठीक है जमींदार साहब, आज रात को ही हम ब्रजेश को मौत के घाट उतार देंगे। ये हुई ना बात। जब ये राजेश ब्रजेश को मार देगा तो पुलिस इसको पकड़ लेगी और इसका खेत मैं हड़प लूंगा। और फिर वो दोनों रात होने का इंतजार करने लगते हैं। राजेश, लगता है ब्रजेश सो गया है। तुम जल्दी से इस चाकू से ब्रजेश को मार डालो। ठीक है जमींदार साहब। और फिर राजेश ब्रजेश को चाकू से मार डालता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अरे बाप रे, इस जमींदार और राजेश ने तो ब्रजेश की हत्या कर दी। मुझे जल्दी ये सब दरोगा जी को बताना होगा। इतना कहकर वो व्यक्ति दरोगा को बुलाने पुलिस स्टेशन चला जाता है। और कुछ ही देर में ब्रजेश के घर पुलिस आ जाती है। राजेश, अच्छा हुआ जो तुमने इसको मार दिया। अब तुम आराम से रह सकते हो। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जमींदार वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। कोई यहाँ से हिलेगा तक नहीं। अगर किसी ने यहाँ से हिलने की कोशिश की तो मैं उसको बंदूक से उड़ा दूंगा। दरोगा जी, इस जमींदार और राजेश को गिरफ्तार कर लीजिए। इन्होंने ही ब्रजेश को मार डाला है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे ये मैं कहाँ फंस गया? हवलदार, तलाशी लो इस घर की, ये एक मर्डर केस है। और फिर वो हवलदार पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। साहब जी, मुझे ब्रजेश के कमरे में एक चिट्ठी मिली है, ये देखिए। अच्छा, इस चिट्ठी को पढ़कर सुनाओ, हम भी तो देखें कि आखिर इसमें लिखा क्या है। दरोगा जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस चिट्ठी को पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है हवलदार, ये चिट्ठी तुम इस राजेश को दे दो। और फिर वो हवलदार उस चिट्ठी को राजेश को दे देता है। मेरे प्यारे भैया, क्या आप जानते हैं कि पिताजी ने आपको पढ़ाने के लिए अपना खेत उस जमींदार के पास गिरवी रख दिया था, जिसके बदले में जमींदार ने पिताजी को 1 लाख रुपए उधार दिए थे और उन पैसों से ही पिताजी ने आपको शहर में पढ़ाया था। लेकिन आपने उनकी कभी भी कदर नहीं की और उस लालची जमींदार ने ही आपको मेरे खिलाफ भड़काया था ताकि आप मुझे मार डालो और वो हमारे खेत को हड़प सके। अगर मैं आपको ये सब बता देता तो आप मेरी बात पर विश्वास न करते, इसीलिए मुझे ये चिट्ठी लिखनी पड़ी। आपका प्यारा ब्रजेश। चिट्ठी को पढ़कर राजेश की आंखों से आंसू आ गए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने भाई को मार डाला। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं उस चाकू से अपनी भी जान दे दूंगा। जैसे ही राजेश चाकू से अपने आप पर वार करता है कि तभी दरोगा उसका हाथ पकड़ लेता है। राजेश, कानून को अपने हाथ में मत लो, अब तुम्हारा फैसला सीधे कोर्ट में होगा। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को।
और फिर दरोगा जमींदार और राजेश को पकड़कर जेल ले जाते हैं।